CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। NCERT की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। पृष्ठ संख्या 17। इस पृष्ठ पर बाईं ओर एक क्यूआर कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप इस पाठ से संबंधित अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस पृष्ठ पर दाईं ओर ऊपर की तरफ सब्जी मंडी का एक चित्र दिया गया है, जहां लोग फल और सब्जियां खरीद रहे हैं। पाठ 2, अपने परिवेश को जानना। घर वापस लौटते हुए विद्यालय की कक्षाएं समाप्त हो गईं और छुट्टी की घंटी बज गई। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पुस्तकालय में दिखाई गई अद्भुत पुस्तकों के बारे में उत्साह से बातें कर रहे थे। विद्यालय की बसें और बहुत से ई-रिक्शा विद्यालय के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे थे। नव्या ने अपने दादाजी को विद्यालय के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े देखा। वह दौड़ती हुई उनके पास गई और बोली, दादाजी, आज हम बाजार वाले रास्ते से चलते हैं। वे चलकर बस स्टैंड पर गए, जहां कुछ लोग पहले से ही बस की प्रतीक्षा कर रहे थे। इस पृष्ठ पर नीचे की ओर बस स्टैंड का चित्र दिया गया है, जिसमें बस स्टैंड पर लोग बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर से बस आ रही है। पृष्ठ संख्या 18। एक बस आई। दरवाजे खुले और सब लोग एक एक करके बस में चढ़ गए। नव्या को खिड़की के पास बैठने का स्थान मिल गया और वो बाहर देखने लगी। जैसे ही बस एक कोने पर लाल रंग की डाक पेटी के पास से गुजरी, वैसे ही नव्या ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, दादाजी, देखो डाक पेटी। दादाजी बोले, हाँ नव्या, तुम पत्र लिखकर इसमें डाल सकती हो। उन्होंने आगे बताया, जब मैं छोटा था तो मैं अपने भाई को पत्र लिखा करता था। वह उस समय एक अन्य शहर में पढ़ाई कर रहा था। मैं वो पत्र डाक पेटी में डाल देता था, फिर डाकिया उसे डाकघर ले जाता था। डाकघर में पत्रों को अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार छांटा जाता और उनके गंतव्यों तक भेज दिया जाता था। ये डाकघर विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। गतिविधि 1। बिंदु 1, अपने मित्र को पत्र लिखिए और उसे डाक पेटी में डालिए। बिंदु 2, शिक्षक विद्यार्थियों को डाकघर दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। वहां वे डाकघर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानने का प्रयास कर सकेंगे। शिक्षण संकेत, विद्यार्थियों को एक दूसरे को अथवा 3-3 के समूह में पत्र लिखने के लिए प्रेरित कीजिए, जिससे सभी विद्यार्थी पत्र भेजें और प्राप्त करें। इसका उद्देश्य ये है कि विद्यार्थी पत्र लेखन का अनुभव और पत्र भेजने और प्राप्त करने का आनंद प्राप्त करें। विद्यार्थियों को अपनेपन और पारस्परिक संवाद का महत्व समझाएं। पृष्ठ संख्या 19। लिखिए। बिंदु 1, क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई पत्र या पार्सल भेजा या प्राप्त किया है? बिंदु 2, डाकघर लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने में कैसे सहायता करता है? क्या आप जानते हैं, बहुत पहले लोग नगाड़े की थाप पर मुनादी और पत्थरों पर चित्र उकेर कर संवाद करते थे। इसके ठीक सामने एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति नगाड़ा बजा रहा है। बाद में लोग संदेशवाहकों और कबूतरों के द्वारा पत्र भेजने लगे। इसके ठीक सामने बाईं ओर एक चित्र दिया गया है, जिसमें संदेशवाहक घोड़े पर सवार होकर संदेश ले जा रहा है। साथ ही एक कबूतर का चित्र दिया गया है,
जिसमें कबूतर पत्र लेकर उड़ रहा है। बहुत समय के बाद डाक सेवा आरंभ हुई। इसका उपयोग पत्र, पार्सल और महत्वपूर्ण प्रलेख भेजने के लिए किया जाने लगा। इसके ठीक सामने दाईं ओर पत्र पेटिका और एक पत्र का चित्र दिया गया है। समय के साथ टेलीफोन, रेडियो और टेलीविजन जैसी नई खोजों ने संचार और सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बना दिया। इसके ठीक सामने बाईं ओर एक टेलीफोन, एक रेडियो और एक टेलीविजन का चित्र दिया गया है। आज हमारे पास मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग करने वाले कंप्यूटर हैं। इंटरनेट की सहायता से हम कुछ ही सेकंड में कहीं से भी, किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके ठीक सामने जो चित्र दिया गया है, उसमें एक व्यक्ति कंप्यूटर पर काम कर रहा है और दो महिलाएं फोन पर एक दूसरे से बातें कर रही हैं। साथ ही मोबाइल का भी एक चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 20। क्या आपके पास मोबाइल फोन नहीं था? नव्या ने पूछा। दादाजी हंसते हुए बोले, नहीं नव्या, पहले हम पत्र लिखा करते थे। कभी कभी उत्तर आने में कई सप्ताह लग जाते थे। 1 सप्ताह? ये तो सचमुच बहुत लंबा समय है, नव्या ने आश्चर्य से कहा। दादाजी ने कहा, हाँ, अब मोबाइल फोन और ईमेल के कारण संचार बहुत तीव्र हो गया है, परंतु कभी-कभी मुझे हाथ से लिखे पत्रों को भेजने और पाने का आनंद याद आता है। गतिविधि 2, बड़ों से साक्षात्कार। बिंदु 1, अपने पास पड़ोस के वृद्ध लोगों से बात कीजिए और पता लगाइए कि जब वे आपकी आयु में थे, तब वे एक दूसरे से कैसे संवाद स्थापित करते थे। उनके उत्तरों की तुलना आज के समय में अपने और अपने मित्रों के संवाद करने के ढंग से कीजिए और दी गई तालिका में भरिए। इस तालिका में 3 कॉलम दिए गए हैं। पहला कॉलम श्रेणी का, दूसरा कॉलम पहले के समय में संचार और तीसरा कॉलम वर्तमान समय में संचार का दिया गया है। इसके पहले रो में संचार के प्रकार। पहले के समय में संचार, इस रो में पत्र और टेलीग्राम। वर्तमान समय में संचार, इस रो में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल संदेश दिया गया है। दूसरे रो में संचार की गति दिया गया है। दूसरा रो और तीसरा रो खाली छोड़ा गया है। तीसरे रो में संचार की गति दिया गया है। पहले के समय में संचार रिक्त छोड़ा गया है। वर्तमान समय में संचार रिक्त छोड़ा गया है। चौथे रो में संचार की आवृत्ति दी गई है। पहले के समय में संचार रिक्त छोड़ा गया है। वर्तमान समय में संचार रिक्त छोड़ा गया है। पांचवें रो में संचार की भाषा दी गई है। पहले के समय में संचार, वर्तमान समय में संचार रिक्त छोड़ा गया है। छठे रो में संचार में आने वाली चुनौतियां दिया गया है। पहले के समय में संचार, वर्तमान समय में संचार रिक्त छोड़ा गया है। इस तालिका को आप अपने अनुसार भरिए। पृष्ठ संख्या 21। समय के साथ लोगों के संवाद करने के विविध प्रकार विकसित हुए हैं। पहले के समय में सामान्यतः इसके लिए पत्रों का उपयोग होता था, किंतु वर्तमान में मोबाइल संदेश और वीडियो कॉल के माध्यम से संवाद बहुत तीव्र हो गया है। नई प्रौद्योगिकियों ने परस्पर एक दूसरे के संपर्क में बने रहना सरल कर दिया है। चर्चा कीजिए। बिंदु 1, पहले के समय में पत्रों को दूसरों तक पहुंचने में बहुत समय लगता था। आपको क्या लगता है कि इससे सूचनाओं के आदान प्रदान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? इसके ठीक सामने एक पत्र का चित्र दिया गया है। बिंदु 2, अब लोग जिस तरह से संचार करते हैं
वो पहले से किस प्रकार भिन्न है। बिंदु 3। आजकल छोटे छोटे संदेशों से समाचार साझा करना सरल हो गया है, परंतु कभी कभी गलत सूचना भी बहुत तीव्रता से प्रसारित हो जाती है। हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो समाचार हम साझा कर रहे हैं वो सही हो? एक मोड़ पर बस घूमी तो नव्या ने एक मेट्रो रेल को जाते हुए देखा। वो चौंक कर बोली, देखिए तो दादाजी, रेल कितनी तीव्र गति से चल रही है। नव्या, मेट्रो रेल बहुत तीव्र गति से चलती है। इसके अतिरिक्त ऊंचे रास्ते भी होते हैं जिन्हें ऊपरीगामी सेतु यानी फ्लाईओवर कहा जाता है। ये वाहनों को व्यस्त सड़कों और चौराहों के ऊपर से पार करने में सहायता करते हैं। इससे यात्रियों का समय बचता है। इस पृष्ठ पर इसके ठीक सामने दाईं ओर एक चित्र दिया गया है जिसमें नव्या और उसके दादाजी मेट्रो ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे हैं। शिक्षण संकेत। जिन विद्यार्थियों ने मेट्रो रेल में यात्रा की है उन्हें अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें, जिसमें वे बताएं कि उन्होंने क्या देखा, उन्हें टिकट कैसे मिला और उन्हें क्या रोचक लगा। पृष्ठ संख्या 22। दादाजी ने समझाया, कुछ ऊपरीगामी सेतु मेट्रो के लिए बनाए जाते हैं और कुछ बसों और कारों के लिए। दादाजी ने आगे कहा, ये आधुनिक सुविधाएं और सेवाएं जैसे ऊपरीगामी सेतु और मेट्रो हमारे लिए जीवन को सरल बना रही हैं, किंतु अनेक पशु, पक्षी और वृक्ष जो पहले यहाँ होते थे, अब इन सब परिवर्तनों के कारण यहाँ नहीं हैं। नव्या ने कहा, मैं सोचती हूँ कि क्या हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास कर सकते हैं? दादाजी ने कहा, हाँ, संतुलन बनाकर ऐसा किया जा सकता है। अगर हम वृक्ष लगाएं तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। लिखिए। बिंदु 1। आप यातायात के किस साधन का सबसे अधिक उपयोग करते हैं? बिंदु 2। क्या आप दिए गए चित्रों में समझाई गई संरचनाओं एवं यातायात के साधनों की पहचान कर सकते हैं या समझा सकते हैं कि उन्होंने यात्रा को तीव्र और संपर्क को बेहतर कैसे बनाया है? इसी पृष्ठ पर नीचे की ओर 6 चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र ऊपरीगामी यानी फ्लाईओवर का है। दूसरा चित्र एक पुल का है। तीसरा चित्र मेट्रो ट्रेन का है। चौथा चित्र हवाई जहाज का है। पांचवा चित्र बुलेट ट्रेन और छठा चित्र रोपवे का दिया गया है। सभी चित्रों के नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है। इस रिक्त स्थान में आपको इनके नाम स्वयं लिखने हैं। पृष्ठ संख्या 23। पता लगाइए। जब आपके माता-पिता और दादाजी आपकी आयु के थे, तब वे विद्यालय या अन्य स्थानों पर कैसे जाते थे? क्या ये आपके आज की यात्रा के प्रकार से भिन्न है? दी गई तालिका में अपना विवरण लिखिए। आप, माता-पिता, दादा-दादी। इस तालिका को आप अपने अनुसार लिखिए। कुछ समय बाद कुछ लोग एक बस स्टैंड पर उतरे जो एक चिकित्सालय के पास था। नव्या ने चिकित्सालय के बाहर एक बैनर देखा जिस पर लिखा था, नेत्र जांच शिविर। बहुत से लोग उस अस्पताल की ओर जा रहे थे। ये क्या है? इतने सारे लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। दादाजी ने उत्तर दिया, नव्या, ये एक चिकित्सालय है। लोग जब अस्वस्थ होते हैं तब यहाँ आते हैं। कुछ साल पहले मैं तुम्हारी दादी को उनकी आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ लाया था। चिकित्सकों ने उनकी आंखों की रोशनी बेहतर कर दी, जिससे उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। ये चिकित्सालय हमारे समुदाय का एक महत्वपूर्ण भाग है।
आज ये आंखों की जांच के लिए शिविर आयोजित कर रहा है। लिखिए, उन लोगों की सूची बनाइए जो चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में कार्य करते हैं और दी गई तालिका में उनके काम लिखिए। तालिका में एक उदाहरण दिया गया है। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका के 2 कॉलम और 4 रो हैं। पहले कॉलम में व्यक्ति और दूसरे कॉलम में चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में भूमिका लिखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति चिकित्सक और चिकित्सालय या स्वास्थ्य केंद्र में भूमिका में रोगियों का उपचार करते हैं और दवाइयां लिखते हैं। उसके बाद दूसरे रो में नर्स लिखा हुआ है और इसके सामने का रो खाली छोड़ा गया है और इसके अलावा 2 और रो हैं जिन्हें खाली छोड़ा गया है। इस तालिका में आप अपने अनुसार इसका उत्तर लिख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 24। भविष्य के लिए बचत। बस उनके घर के निकट एक स्टैंड पर रुकी। दादाजी और नव्या बस से उतर गए। घर जाते समय वे एक बैंक के समीप से निकले जहां एक एटीएम मशीन लगी थी। नव्या ने उत्सुकता से पूछा, दादाजी, ये कैसी मशीन है? दादाजी ने बताया, ये एटीएम है। इसका पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ये हमें किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार बैंक से पैसे निकालने में सहायता करती है। नव्या ने पूछा, परंतु दादाजी, हम अपना धन बैंक में रखते ही क्यों हैं? बैंक एक ऐसा विशेष स्थान है जहां हमारा धन सुरक्षित रहता है। ये हमें हमारी भावी आवश्यकताओं के लिए बचत करने में भी सहायता करता है, दादाजी ने उत्तर दिया। जब मैं तुम्हारी आयु का था, तब एटीएम नहीं होते थे। हमें बैंक जाना पड़ता था और लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता था। इसके अतिरिक्त हम डाकघर से मनी ऑर्डर के माध्यम से पैसे भेजते थे। परंतु अब हम मोबाइल फोन से कुछ ही सेकंडों में पैसे ऑनलाइन भेज सकते हैं। मामा जी ने रक्षाबंधन पर हमारे लिए उपहार खरीदने के लिए मम्मी को पैसे इसी प्रकार भेजे थे, नव्या ने उत्साह से कहा। हाँ, तुम सही कहती हो। प्रौद्योगिकी ने बहुत से कामों को सरल बना दिया है, दादाजी ने सहमति जताई। इसके ठीक सामने एक एटीएम मशीन का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 25। इस पृष्ठ पर बैंक का एक चित्र दिया गया है जिसमें बैंक के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और कुछ लोग बैंकिंग सेवा का लाभ उठा रहे हैं। चर्चा कीजिए। यदि आपको किसी को पैसे भेजने हों तो आप कौन सी सुविधा चुनेंगे? फोन का उपयोग करके, मनी ऑर्डर द्वारा अथवा किसी अन्य विधि से? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। लिखिए। बिंदु 1। यदि आपको जेब खर्च पॉकेट मनी मिलता है तो क्या आप उसे बचाते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं? बिंदु 2। आपको क्यों लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है? बिंदु 3। अधिक पैसे बचाने के लिए आप और कौन-कौन से उपाय कर सकते हैं? बिंदु 4। अपने परिवार के किसी सदस्य से उनकी बैंक पासबुक दिखाने का निवेदन कीजिए। पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखिए। इसके ठीक सामने एक गुल्लक और एक पिगी बैंक का चित्र दिया गया है। पृष्ठ संख्या 26। इस पृष्ठ पर बैंक की पासबुक का चित्र दिया गया है जिसमें अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, बैंक का नाम और खाता धारक के चित्र को चिह्नित किया गया है। दिए गए रिक्त स्थानों में आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। गतिविधि 3। बिंदु 1। अपने आसपास के किसी बैंक में जाकर या अपने बड़ों से पूछकर जानकारी लीजिए कि बैंक कैसे काम करता है। इसके पश्चात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क। पैसों की बचत के अतिरिक्त
लोग बैंकों का और क्या क्या उपयोग करते हैं? ख. एटीएम क्या होता है और ये लोगों की सहायता कैसे करता है? बिंदु 2. किसी भारतीय मुद्रा का नोट लीजिए, उसका अवलोकन ध्यान से कीजिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. नोट का मूल्य क्या है? रिक्त स्थान। ख. नोट पर कितनी भाषाएं दी गई हैं? ग. नोट पर कौन कौन से चित्र या प्रतीक बने हुए हैं? शिक्षण संकेत। किसी बैंक के क्षेत्र भ्रमण फील्ड विजिट की व्यवस्था कीजिए। विद्यार्थियों से चर्चा करके उन्हें इस बात के लिए तैयार कीजिए कि बैंक में वे क्या देख सकते हैं और क्या सीख सकते हैं। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और पैसों के प्रबंधन की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रेरित कीजिए। पृष्ठ संख्या 27। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिया गया है। इसमें एक लड़की के हाथों में फलों से भरी टोकरी है और उसके सामने पुरुष के हाथ में एक भेड़ है। ये दोनों वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, बहुत पहले लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए करते थे। उदाहरण के लिए, एक किसान किसी चरवाहे से दूध के बदले गेहूं का आदान प्रदान कर सकता था। हालांकि सही विनिमय, साझेदार और सही मूल्य ढूंढना हमेशा सरल नहीं होता था। आदान प्रदान को सुगम बनाने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। अपने आस पड़ोस का अवलोकन। जैसे ही नव्या घर पहुंची, वो दौड़ती हुई अपने भाई के पास गई और उसके साथ अपने अनुभव साझा किए। सार्वजनिक स्थल लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता या पर्यावरण से संबंधित सेवाएं प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। इनमें चिकित्सालय, बैंक, डाकघर, पुलिस थाना, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड आदि स्थान सम्मिलित हो सकते हैं। नव्या ने एक पेंसिल और कागज लिया और अपने पास पड़ोस का मानचित्र बनाने बैठ गई। सूर्योदय के आधार पर उसने पूर्व दिशा को पहचाना। इसके आधार पर अपने घर के चारों ओर के सार्वजनिक स्थानों को कागज पर चित्रित किया। पूर्व की दिशा वाले स्थान कागज के दाईं ओर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा के स्थान ऊपर की ओर, दक्षिण दिशा के स्थान नीचे की ओर और पश्चिम दिशा के स्थान बाईं ओर दिखाए जाते हैं। मानचित्र पर दिशाओं का निरूपण इस प्रकार होता है: ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व और बाईं ओर पश्चिम। पृष्ठ संख्या 28। इस पृष्ठ पर ऊपर की ओर एक मानचित्र दिया गया है, जिसमें बीच में नव्या का घर, मानचित्र में उत्तर दिशा की ओर एक चिकित्सालय, दक्षिण दिशा की ओर एक डाकघर, दाईं तरफ यानी पूर्व दिशा में दवा विक्रेता और बाईं तरफ यानी पश्चिम दिशा की ओर एक बेकरी दी गई है। लिखिए बिंदु 1। बताए गए चित्र को सुनिए, समझिए और लिखिए कि नव्या के घर के समीप उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में कौन कौन से स्थान हैं। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें दिशाएं और स्थान चिन्हित किए गए हैं। उत्तर दिशा रिक्त स्थान, पूर्व दिशा रिक्त स्थान, पश्चिम दिशा रिक्त स्थान, दक्षिण दिशा रिक्त स्थान। इन रिक्त स्थानों की पूर्ति आप मानचित्र के माध्यम से कर सकते हैं। बिंदु 2। अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को समझिए और कल्पना कीजिए कि आपका विद्यालय मध्य में है। विद्यालय के समीप कौन कौन से भवन या क्षेत्र हैं
उनके नाम और उनकी दिशाएं दिए गए स्थानों में लिखिए। पृष्ठ संख्या 29। इस पृष्ठ पर एक विद्यालय का चित्र मध्य में दिया गया है तथा ऊपर की ओर उत्तर दिशा, नीचे की ओर दक्षिण दिशा, दाईं ओर पूर्व दिशा और बाईं ओर पश्चिम दिशा को चिन्हित किया गया है तथा रिक्त स्थान दिया गया है। आपको अपने अनुरूप विद्यालय के आसपास जो भी चीजें हैं रिक्त स्थान में लिखनी हैं। बिंदु 3। कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विद्यालय के पास अपने प्रिय स्थान पर जाने का मार्ग बता रहे हैं। आप दिशाओं बाएं, दाएं, आगे, पीछे और पहचान चिन्हों यानी लैंडमार्क का उपयोग करके इसे कैसे समझाएंगे? स्थान, रिक्त स्थान, निर्देश, रिक्त स्थान। आप इन रिक्त स्थानों को अपने अनुरूप अपने प्रिय स्थान और अपने द्वारा दिए गए निर्देशों के माध्यम से भर सकते हैं। शिक्षण संकेत। विद्यार्थियों को विशिष्ट पहचान चिन्हों की सहायता से स्थानों की सरलता से पहचान करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। ऐसे कुछ विशिष्ट पहचान चिन्हों के उदाहरण दीजिए। पृष्ठ संख्या 30। गतिविधि 4। अपने विद्यालय से सार्वजनिक पुस्तकालय अथवा निकट के किसी अन्य स्थान तक का मार्ग दिखाने वाले मानचित्र बनाइए। इस मानचित्र में उद्यान, दुकानें, चिकित्सालय, बस स्टैंड आदि जैसे विशिष्ट स्थानों के पहचान चिन्ह अंकित कीजिए। इस पृष्ठ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है जिस पर आपको मानचित्र बनाना है। पृष्ठ संख्या 31। आइए विचार करें। बिंदु 1। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 महीने तक खर्च करने के लिए 100 रुपए हैं। आपका काम ये योजना बनाना है कि कैसे बुद्धिमानी से खर्च करें और बचत करें। स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं, खिलौने आदि के लिए अपने खर्चों के विषय में सोचिए। निर्धारित कीजिए कि आप अपनी गुल्लक में कितना बचाएंगे और कितना अपने खर्चों के लिए उपयोग में लाएंगे। इस योजना को बनाने के बाद सोचिए कि धन बचाने से आपको भविष्य में कैसे सहायता मिल सकती है। अपना आय व्यय पत्रक बनाने के लिए दी गई तालिका का उपयोग कीजिए। इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है जिसके 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में श्रेणी, दूसरे कॉलम में नियोजित राशि और तीसरे कॉलम में आपने ये राशि ही क्यों चुनी दिया गया है। इस तालिका में 2 रो दी गई हैं जिसमें पहला बचत है और दूसरा व्यय है। नियोजित राशि और आपने ये राशि ही क्यों चुनी आपको इस तालिका में अपने अनुसार लिखना है। बिंदु 2। कल्पना कीजिए कि अपने पास पड़ोस को उत्तम बनाने का उत्तरदायित्व आपके समूह पर है। चर्चा कीजिए कि इसके लिए आप कौन सी नई सेवाएं या सुविधाएं जोड़ना या सुधारना चाहेंगे। बताइए कि ये परिवर्तन समुदाय में सभी व्यक्तियों के लिए कैसे सहायक होंगे। बिंदु 3। कक्षा गतिविधि के रूप में अपने आसपास के वरिष्ठों की सहायता लीजिए और उन लोगों की सूची बनाइए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान समुदाय की सहायता की थी। इनमें चिकित्सक, नर्स, स्वच्छता कर्मचारी, दुकानदार, शिक्षक और अन्य लोग सम्मिलित हो सकते हैं। चर्चा कीजिए कि उन्होंने समुदाय को कैसे सुरक्षित बनाया और उन्हें धन्यवाद देना क्यों आवश्यक है। बिंदु 4। क्या आप दिए गए बॉक्स में
प्रत्येक सेवा में सम्मिलित व्यक्तियों और वाहनों की सूची दे सकते हैं। एक उदाहरण दिया गया है, जैसे पुलिस थाना। पुलिस थाने में सम्मिलित व्यक्तियों और वाहनों की सूची में पुलिस अधिकारी, सिपाही और गश्ती जीप दिए गए हैं। इसी प्रकार चिकित्सालय, अग्निशमन केंद्र, डाकघर और पुस्तकालय में दिए गए रिक्त स्थानों में आप व्यक्तियों और वाहनों की सूची दे सकते हैं। सेवा में सम्मिलित व्यक्तियों और वाहनों की सूची दिए गए रिक्त स्थानों में लिखिए। ये अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की ध्वनि पाठ्यपुस्तक हमारा अद्भुत संसार। ध्वन्यांकन अमरजीत सरकार। वाचन स्वर विभा लक्ष्मी। संपादन मुकुल सिंह। निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।